हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन की डेप्थ तक लेकर जाऊंगा, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पहला, बायोमैकेनिक्स हेल्प इन मींस बायोमैकेनिक्स जो है किसमें मददगार होती है, किसमें हेल्प करती है। पहला ऑप्शन है ट्रीटिंग इंजरी टू स्पोर्ट्स पर्सन, क्या खिलाड़ी की जो इंजरियां होती हैं उनमें मदद करती है। रेमेडीज में बिल्कुल बायोमैकेनिक्स का रोल है। जितने भी कोर्सेज होते हैं फिजियोथेरेपी के, बीपीटी, एमपीटी, वो सब के सब बायोमैकेनिक्स पर डिपेंडेंट होते हैं। खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है वो पूरी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, क्या खिलाड़ी के प्रदर्शन में बढ़ाने में मदद करती है बायोमैकेनिक्स। बिल्कुल करती है। मैं आपको बता दूं, अगर हम सब लोग जो आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, जितने भी लोग हैं वो सब अपना बायोमैकेनिक्स लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, विवेक लगाते हैं, कैसे अपने लोगों को जो ऑडियंस को कंट्रोल किया जाए, बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए जिससे उनका सिलेक्शन हो। ऐसी सेम जो है स्पोर्ट्स फील्ड में होता है, कितनी अच्छी ट्रेनिंग दें जिससे उनका प्रदर्शन बढ़े। तो बायोमैकेनिक्स का रोल है। ऑप्शन तीसरा, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द एथलीट्स एंड ग्राउंड सरफेस। आपको पता कोई भी एथलीट्स है, सरफेस में जब बात करते हैं फ्रिक्शन की, घर्षण बल की बात करते हैं, घर्षण बल कहां कम करना है, कहां ज्यादा करना है, ये सब किस पे डिपेंडेड है, बायोमैकेनिक्स पे डिपेंडेड है। याद रखना, आप जब 100 मीटर की बात करते हैं रन की, तो आप स्पेक पहनते हैं क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर तरीके से आपको जो है, जो आपको डिमांड है फ्रिक्शन की, वो वहां पर मिलती है। अगर आप गोल्ड चा शूज पहन लेंगे आप, तो आप जो स्पीड है वो नहीं आ पाएगी जो स्पेक से आएगी। तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज मिलता है, उसी को बोलते हैं एर्गोजेनिक एड्स, जहां हमारे प्रदर्शन में बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस एबव हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अबडक्शन एंड अडक्शन टेक प्लेस एट विच एक्सिस। आपका अबडक्शन और अडक्शन मूवमेंट जो है किस एक्सिस में हो रहा है, ये प्लेन की बात नहीं कर रहा है, ये प्लेन की बात नहीं कर रहा है, ये एक्सिस की बात कर रहा है। मैं आपको मूवमेंट बताता हूं। जब मैंने अपनी बॉडी से दोनों हाथ उधर किए, मैंने इसको इमेजिनरी लाइन मान लिया, सेंटर लाइन मान लिया, मिड पॉइंट मान लिया। जब मेरी बॉडी से बाहर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम दी मिड लाइन, अवे फ्रॉम दी सेंटर लाइन, अवे फ्रॉम दी बॉडी, कैसे भी क्वेश्चन दे देगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बाहर गए, इसको हम बोलते हैं लेटरल रेज। जिम में हम जब करते हैं मिड डेल्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये करते हैं, तो ये हो गया अबडक्शन। अब ऐसे तो रहेंगे नहीं, अंदर भी लाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं टुवर्ड द मिड लाइन, टुवर्ड द सेंटर लाइन, टुवर्ड द मिड पॉइंट, कैसे भी दे देगा, उसको बोलते हैं अडक्शन। मींस ऐड करना। तो ये तो हो ही सकता, ये नहीं हो सकता, लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकता, फ्रंटल, मिडिल, लेटरल ये नहीं हो सकता, सजाइटल और एंटीरियर पोस्टीरियर। एक्सिस यहां पर होगा, तो यहां पर एक्सिस लगा देंगे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जब बात करें कि ये मूवमेंट अडक्शन और अबडक्शन किस प्लेन में होते हैं, तो फ्रंटल प्लेन में होते हैं, और एक्सिस की बात करेगा तो सजाइटल एक्सिस में होते हैं। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यस, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर, मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट की बात कर रहा है, किस प्लेन में होता है। याद रखना, हर एक क्वेश्चंस की डेप्थ को बताऊं। पहले मैं आपको फ्लेक्शन बताता हूं। फ्लेक्शन का मतलब होता है दो बोन्स है, दो बोन्स के बीच जो एंगल है फ्लेक्शन, वो क्या करता है, डिक्रीज होता है, उसका एंगल है जो कोण है। जैसे मैं बात करूं, मैं यहाँ पर बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूं, तो अब मेरा हाथ सीधे स्ट्रेट है। अगर मैं इसको बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूं, तो आपको पता है मेरा एंगल डिक्रीज हो रहा है, 90 डिग्री का, और भी कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। जब मैं टुवर्ड दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लेकर जाता हूं, जो पृथ्वी आपको खींचती है, वो एक्सटेंशन की ओर जा रहा है, तो एंगल मेरा इंक्रीज हो रहा है। कोण का बढ़ना एक्सटेंशन, और कोण का कम होना, एंगल का कम होना फ्लेक्शन। इसकी पूरी बायोमैकेनिक्स है, याद रखना इस बात को। तो फ्लेक्शन की बात कर रहा है, एक्सटेंशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे मूवमेंट फ्रंटल प्लेन अबाउट दी सेट, ये भी नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। मूवमेंट इन सजाइटल प्लेन अबाउट द फ्रंटल एक्सिस, ये भी हो सकता है। मूवमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ये नहीं है। नन ऑफ दीज अबव, ये भी नहीं है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट है वो आपका सजाइटल प्लेन में होता है,
और फ्रंटल एक्सिस में होता है। ऑप्शन हो गया हमारा बी। सर ये आज तक समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा, मैं आपको बता दूं। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कोई एक दीवार बना दी, यहां पर इमेजिनरी वॉल बना दी। अगर मैं आगे जा रहा हूं तो इस दीवार को फाड़ते हुए एक साइड इधर एक साइड इधर लेफ्ट राइट फट जाएगी और उसको मैं पार कर जाऊंगा। पार कर आ गया, तो पार किया मैंने उसको। तो याद रखना जितने भी फॉरवर्ड मूवमेंट है, बैकवर्ड मूवमेंट है, वो सब के सब आपके सजाइटल प्लेन में होते हैं, सजाइटल प्लेन में होते हैं और फ्रंटल एक्सिस में होते हैं। जैसे डंबल कर्ल, बाइसेप्स कर्ल, पिचर कर्ल, हैमर कर्ल, कंसंट्रेशन कर्ल, ये सब के सब फ्रंटल प्लेन में होते हैं। स्क्वाट, आप कोई भी मूवमेंट आमने सामने कर रहे हैं, आगे पीछे, जैसे आपने देखा होगा फ्रंट रोल, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में गुलाकंडी। तो जब गुलाकंडी कर रहे हैं तो उसमें पहला जो मूवमेंट है वो फ्रंटल प्लेन में हो रहा है, आगे जा रहा है। बैक रोल करेगा तो भी फ्रंटल प्लेन में, उसकी फिर बहुत सारे मूवमेंट्स भी एनालाइज होते हैं, क्योंकि बॉडी मूवमेंट भी तो करते हैं ना। तो मेन जो मूवमेंट है वो फ्रंटल प्लेन में हो रहा है। हर एक क्वेश्चन की डेप्थ को समझेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बायोमैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ, बायोमैकेनिक्स जो है किसकी ब्रांच है? बायोमैकेनिक्स जो है किसकी ब्रांच है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिहार सेट के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, सीयूटी के एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में तो नहीं, डीयू के एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है, एनबीएस केबीएस सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं बात करूं, ये जो बायोमैकेनिक्स है वो फिजिक्स का पार्ट है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन की डेप्थ को समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। कहां गया हमारा? यस, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेफर टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मूवमेंट इंक्लूडिंग इंटरेक्शन between the athletes, sports equipment and exercise environment। मानव गतिविधि के अध्ययन को संदर्भित करता है जिसमें एथलीट, खेल उपकरण और व्यायाम वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया शामिल होती है। वो क्या है? वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। किनेसियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स एजुकेशन। देखो किनेसियोलॉजी ओनली मूवमेंट्स की बात करता है, मूवमेंट्स की बात करता है। फिजिकल एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, स्पोर्ट एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। बायो और मैकेनिक्स की हम बात करते हैं। बायो का मतलब यहां पे मैं बात करूं, बायो मीन्स होता है लाइफ, आपका जीवन, जो आपके जीवन में आपकी फिजिकल से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हो रही हैं। मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन या मूवमेंट या मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। जब भी हम किसी भी खिलाड़ी के मूवमेंट्स एनालाइज करते हैं, कोई भी चीजों को डेप्थ में लेकर जाते हैं, तो वहां पर हम बायोमैकेनिक्स लगाते हैं। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये बायोमैकेनिक्स का एक एग्जांपल देता हूं। आपने जिम के अंदर बहुत सारे लोगों को डंबल एक्सरसाइज करते हुए ऐसे देखा होगा, तो इसकी पूरी बायोमैकेनिक्स है। जहां वेट ट्रेनिंग के साथ, वेट के साथ स्पीड इंक्लूड हो जाती है, उसका पर्पस चेंज हो जाता है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ प्लस स्पीड इज इक्वल टू एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। हमें अपने बाइसेप्स को चौड़ा करना है, तो वेट ट्रेनिंग का कंसेप्ट बोलता है इजीली तरीके से आराम से करना है। लॉन्ग हेड को ट्रेन करना है, शॉर्ट हेड को ट्रेन करना है, उसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। फोर आर्म को करना है, उसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। तो मैकेनिज्म को समझना है। ये मेरा बॉडी का मूवमेंट जो एनालाइज है, अगर मैं अपने बाइसेप्स कल पीछे जाकर कर रहा हूं ऐसे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेगेटिव एक्सरसाइज है। अगर प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हैं इसको स्मूथली वे में, तो आपको एडवांटेज मिलेगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बायोमैकेनिक्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन। बायोमैकेनिक्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसमें निभा सकता है? इंजरी प्रिवेंशन में। बिल्कुल सही है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जो भी इंजरी होती है, जो भी समस्या होती है, छोटी मोटी इंजरी कोई भी है, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, बायोमैकेनिक्स का रोल है। तुमने देखा होगा जब हमारा हाथ फ्रैक्चर होता है तो हाथ को क्यों बांध दिया, ऐसे क्यों लटका दिया जाता है, ये भी बायोमैकेनिक्स है। जवाब देंगे। और जब हम हाथ को लटकाते हैं
ऊपर ही क्यों लटकाते हैं? जब हमें इंजरी हुई है रिस्ट में, वो ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे क्यों नहीं करते? वो ऐसे ही क्यों लटकाते? मेरी रिस्ट फ्रैक्चर हो गई, डॉक्टर ने मेरे को ऐसे लटकाने के लिए बोला था, मेरे को डॉक्टर ने ऐसे क्यों नहीं बोला? इसके पीछे भी मैकेनिक्स है। सारे लोग जवाब देंगे, और जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ऐसे ही क्यों लटकाते हैं, ऐसे क्यों लटका के रखते हैं अपने हाथ को जब भी कोई भी है आपके हाथ में कोई इंजरी होती है। तो यहाँ पर जो है इंजरी प्रिवेंशन में परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट बिल्कुल सही है, आपके प्रदर्शन को बढ़ाने में बायोमैकेनिक्स का रोल है। उसके बाद है फिजिकल मूवमेंट, ये तो है ही है फिजिकल मूवमेंट। तो यहाँ पर जो है देखो ऑप्शन में मुझे एरर लग रहा है, ऑप्शन में एरर ए बी। फिजिकल मूवमेंट का तो यहाँ पर कोई मतलब फिजिकल मूवमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर वो इंप्रूवमेंट की बात करता कुछ और लिखा रहता तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है और बी वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन में देखो ये दे रखा है, ए और बी ऑप्शन हो गया हमारे लिए। फिजिकल मूवमेंट कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है कि फिजिकल मूवमेंट एनहेंस करने में, बढ़ाने में, कम करने में, खाली फिजिकल मूवमेंट दे रखा है, शारीरिक गतिविधि, तो कोई इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो यहां पर बोला है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है, यस क्वेश्चन नंबर है 6 के बाद आएगा 7 क्वेश्चन है हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन। Which of the following is not a type of movement related to physical activity? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिविधियों से संबंधित गति का प्रकार नहीं है? हम जो भी मूवमेंट करते हैं, हमारे दो तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। रिलेटेड टू बॉडी की मैं बात करूं तो वो हमारे हैं बॉडी के अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। आप बोलेंगे सर लोकोमोटर मूवमेंट क्या होता है, नॉन लोकोमोटर मूवमेंट क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने बोला रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जो भी गतिविधि करते हैं आप, जंपिंग जैक एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटर रेस, अब जो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो यहां पर एक्सटेंशन है, बिल्कुल सही है। बोला है उन्होंने नहीं है, ये तो है, ये भी है, ये भी है, और यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये लगा दो। ये तो तीनों है, इनमें से नहीं है, तो चौथा वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ क्लियरिटी में मतलब वो है, क्लियर आंसर नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं ये तो है, उन्होंने बोला नहीं है, तो ये तो है, ये है, इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम डी लगा देंगे, खत्म। चलो नेक्स्ट है 8। टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन अटैच्ड टू अ जॉइंट। मींस यह तब होता है किसी जोड़ से जुड़ी दो हड्डियों के बीच का कोण कब होता है। यहां पर देखो क्लियरिटी को देखो, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जब दो हमारी हड्डियां होती हैं, जब हमारी दो हड्डियां होती हैं तो वो जो है आपस में हम बोल सकते हैं क्लोज भी होती हैं और एक्सचेंज भी होती हैं। तो यहां पर दो हड्डियों के बीच अटैच की बात कर रहा है। अटैच मतलब हम बोल सकते हैं नजदीक की बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो वो कंडीशन फ्लेक्शन में, फ्लेक्शन इंक्रीज गलत, फ्लेक्शन होता तो डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन डिक्रीज गलत, एडक्शन इंक्रीज गलत, उसके बाद एक्सटेंशन इंक्रीज राइट। याद रखना यहां पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक्सटेंशन का। यहां पर ऑप्शन देखो, फ्लेक्शन का मतलब इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। एक्सटेंशन का मतलब डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। एडक्शन का मतलब इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज। ये मैंने अपने हाथ को ओपन किए, ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी, ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 9th क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है कि हर एक क्वेश्चन की डेप्थ को मैं आपको बताने वाला हूं, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको इंडिया के हर एक एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। आओ क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर है 9। विच ऑफ न्यूटन्स लॉ मोशन डील विद द एक्सेलरेशन। जब त्वरण की बात आ जाए, त्वरण की बात आ जाए, ये किससे संबंधित है? तो वो सेकंड न्यूटन्स का लॉ है। एक्सेलरेशन त्वरण की बात करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, मैं जानता हूं इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और देखेंगे। जो त्वरण होता है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्टैटिक मूवमेंट और डायनेमिक मूवमेंट की
जस्टिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, उसके पीछे का रोल क्या है, कैसे आप पहचान करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि स्टैटिक और डायनेमिक की डेफिनेशन क्या होती है, प्लीज आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आपको लेक्चर में बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं। चलो, आपके लिए मैंने शायद 3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। 10 क्वेश्चन है, व्हाई इट इज यूज इंपोर्टेंट टू नो अ बायोमैकेनिक्स इन अ स्पोर्ट्स। खेलों में बायोमैकेनिक्स जानना क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था हम पीछे क्यों हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हम पीछे क्यों हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम लिखते नहीं हैं, हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। हमारी बीपीएड और एमपीएड की जितनी भी नॉलेज है वो सिर्फ किताबों में है, आज तक खिलाड़ियों पर अप्लाई नहीं करते। अगर हमारा कोच और हम सब अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें, तो हम ओलंपिक में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बट कौन करेगा, किताबें, नौकरी की बात किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं। अरे अब क्या करना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, जो अपडेट होगा, जो डेली अपने आप को इंप्लीमेंट करेगा, वो बेहतर करेगा। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप कल्पना कर रहे हैं इंडिया में जो होने वाले जो ओलंपिक हैं, हम उसमें अच्छा करेंगे। अच्छा नहीं कर पाओगे, बायोमैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, असिस्मेंट पर काम नहीं कर रहे हो। अगर इन सारी चीजों पर काम करेंगे, डेफिनेटली हम ओलंपिक में जो होने वाले इंडिया में, उसको हम बेहतर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो उन्होंने बोला है खेलों में बायोमैकेनिक्स जानना क्यों महत्वपूर्ण है। इंप्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है, हम खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन रिपीट है बट दूसरी भाषा में, इसकी परिभाषा चेंज कर दी उन्होंने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा 11। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीज बिटवीन दी टू बोन्स अटैच टू अ जॉइंट इज मींस इस प्रकार की गति तब होती है जब किसी जोड़ से जुड़ी दो हड्डियों के बीच का कोण कम होता है। कम हो रहा है, मैंने जस्ट बताया था। मेरे हाथ में जी मार्कर है, इसको मैं डंबल मान लिया। जब मैं इसको ऊपर की ओर ला रहा हूं तो मेरा एंगल डिक्रीज हो रहा है, एंगल मेरा डिक्रीज हो रहा है। यहां पर बोला है, क्या बोला है उन्होंने, एंगल डिक्रीज, कोण का कम होना। और जितनी भी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज होती हैं वो सब की सब कोण को कम करती हैं, एंगल को कम करती है। तो देख लो, एडक्शन छोड़ दो, कोई रोल नहीं है, अबडक्शन छोड़ दो, एक्सटेंशन बढ़ाता है, फ्लेक्शन, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है नेम द मूवमेंट इन विच एंगल डिक्रीज बिटवीन द टू बोन्स अटैच्ड टू अ जॉइंट। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी उन्होंने। तो दो हड्डियों के बीच में डिक्रीज हो रहा है एंगल, तो मैंने बताया एडक्शन हो नहीं सकता, फ्लेक्शन होगा, एडक्शन हो नहीं सकता, अबडक्शन नहीं हो सकता, एक्सटेंशन नहीं हो सकता। ऑप्शन हो गया बी। थोड़ी सी परिभाषा उसकी चेंज कर दी है, क्वेश्चन वही है जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है इज अ मूवमेंट लेटरली टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। शरीर के मध्य की ओर हम जब कोई भी गति करते हैं, उन्होंने बोला है लेटरली, ध्यान सुनेंगे, टुवर्ड द मिड ऑफ द बॉडी। मींस टुवर्ड मींस हम अंदर की ओर ला रहे हैं, लेटरली मिड लाइन की ओर। तो ऐसे मूवमेंट को जब हम अंदर की ओर लिम्फ लाते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, अबडक्शन नहीं बोलते, एक्सटेंशन नहीं बोलते, फ्लेक्शन नहीं बोलते, ए डबल डी, एड मतलब जोड़ना। तो यहां पर बोला है टुवर्ड, लेटरली। अबे बोलता, अबे मतलब दूर, तो वो हो जाता अबडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 मींस मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा से अवे मतलब दूर की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड तो हो नहीं सकता, अबडक्शन हो जाएगा, एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं है। तो अवे फ्रॉम द इमेजिनरी लाइन, की पॉइंट्स नोट कर लेंगे। जब बॉडी से दूर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है दिस इज अ रोटेटरी मूवमेंट, दिस इज अ रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन अवे फ्रॉम द
मिडिल ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड। उन्होंने बोला यह शरीर के मध्य से दूर एक हड्डी के अनुदैर्घ्य अक्ष के चारों ओर एक घूर्ण गति कहलाती है। जब उन्होंने बोला रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ बोन अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉडी। आप सुनेंगे ध्यान सुनेंगे। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, मीडियल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन की बात करें या लेटरल रोटेशन की बात करें, मैं क्लियरिटी कर देता हूं। जैसे मैं यहां बैठा हूं तो मैं अपने शोल्डर को अंदर किया, इसको हम बोलते हैं मीडियल रोटेशन। मीडियल मतलब मेरे ये जितने भी लिम्फ है, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो अंदर की ओर आ रहे हैं। अगर मैं बाहर जब मूवमेंट करता हूं ये, तो इसको हम ऐसे जब हम करते हैं, जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं तो बाहर की ओर जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन या मीडियल लेटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन। ध्यान सुनेंगे। अगर मैं अपने हाथ को अंदर लाया, मीडियल रोटेशन, और इसी को बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। अगर मैं बाहर लेके गया ऐसे तो एक्सटर्नल रोटेशन और लेटरल रोटेशन हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ बोन अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉडी, अंदर की ओर। तो एक्सटर्नल रोटेशन तो हो नहीं सकता, ये आपको पता बाहर जा रहा है, ये नहीं हो सकता। इंटरनल रोटेशन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। आउटवर्ड रोटेशन ये नहीं होगा, ए बी सी, ए और सी ये नहीं होगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, इंटरनल रोटेशन। तो यहां पर हमारा इंटरनल रोटेशन मतलब ऐसे जब हम घुमाते हैं ये इंटरनल रोटेशन है, ऐसे जब हम घुमाते हैं इसको अंदर की ओर लाते हैं इंटरनल रोटेशन है, अपने पैर को अंदर की ओर लाते हैं इंटरनल रोटेशन है। इसी को बोलते हैं मीडियल रोटेशन। ध्यान सुनेंगे। इंटरनल रोटेशन हो गया, मिडिल ऑफ द बॉडी। चलो 16 क्वेश्चन है। इन्वॉल्व द सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एट अ जॉइंट। तो ये मूवमेंट हमें कहां देखने को मिलते हैं? इंटरनल रोटेशन नहीं, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं, सर्कमडक्शन ऑप्शन हो गया डी, और ये भी नॉट दी ऑप्शन नहीं है। सर्कमडक्शन की मैं बात करूं, क्लियरिटी कर देता हूं। ये मैंने किया फ्लेक्शन, हाथ को ओपन किया एक्सटेंशन, ये मैंने किया अबडक्शन, ये अंदर की ओर किया एडक्शन। इन चारों मूवमेंट को हम मिलाकर सर्कमडक्शन बोलते हैं। सर्कमडक्शन रोटेटरी में अंतर क्या है सर, थोड़ा सा ये क्लियर कर दो। सर्कमडक्शन जो मूवमेंट होता है उसकी एक्सिस फिक्स नहीं होती है, मूवेबल एक्सिस होती है। और रोटेटरी की बात करें तो उसकी एक्सिस को हम फिक्स मानकर मूवमेंट करवाते हैं। तो सर्कमडक्शन रोटेशन मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑल्सो नोन एज, न्यूटन का पहला नियम कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। इजी क्वेश्चन है, सब लोगों को पता भी होगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बताने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ दैट ऑकर्स primarily in the sagittal plane is। तो यहां पर बात कर रहा है कि जो मुख्य रूप से जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर sagittal plane में आने वाले जो मूवमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो sagittal plane की बात कर रहे हैं। sagittal plane आगे पीछे, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, आगे और पीछे जो मूवमेंट होंगे, अबडक्शन एडक्शन ये नहीं है, रीड मारो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन आगे पीछे, डोर्सिफ्लेक्शन आगे पीछे, प्लैंटर फ्लेक्शन आगे पीछे। ऑप्शन हो गया सी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, खत्म। तो मैंने आपको बताया sagittal plane मूवमेंट, अपने पैर को एंकल को डाउनवर्ड करते हैं sagittal plane में, डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं sagittal plane में, फ्लेक्शन करते हैं sagittal plane में, एक्सटेंशन करते हैं sagittal plane में, कमर को झुकाते हैं sagittal plane में, बाइसेप्स कर्ल करते हैं sagittal plane में, पिचर कर्ल करते हैं sagittal plane में, कंसंट्रेशन कर्ल करते हैं sagittal plane में, सब sagittal plane में मूवमेंट है। पूरी ह्यूमन बॉडी के सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होते हैं वो sagittal plane में होते हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन। 17 के बाद 19 है, 18 हो गया 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो 19 है अ फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट। मींस बोल रहा है सामने और अपवर्ड ऊपर की ओर। सामने तो मूवमेंट होगा सामने, बट ऊपर होगा। तो ध्यान सुनेंगे, प्लैंटर फ्लेक्शन डाउनवर्ड होता है बट फॉरवर्ड होता है। प्लैंटर फ्लेक्शन करते हैं, ये एंकल है, ये सपोज दैट ये एंकल है,
तो इसको आप नीचे करेंगे डाउनवर्ड होता है, तो ये तो हो नहीं सकता प्लैंटर फ्लेक्शन, ये डाउनवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, एंकल में होता है। डॉर्सीफ्लेक्शन हमारा सामने होता है, ये एंकल है और इसको ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। ऑप्शन हो गया हमारा बी, इन्वर्जन इवर्जन नहीं है। चलो नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। द पॉइंट थ्रू विच इज दैट द टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट इज नोन एज, वह बिंदु जिसके माध्यम से किसी पिंड का कुल भार कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है जो सब लोगों को पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रखना हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है आपको बता देता हूं, आ जाओ नोट कर लेना एक एक क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं यहां पर बैलेंस की, तो बैलेंस दीज आर टू टाइप्स, एक होता है हमारा स्टैटिक और एक होता है हमारा डायनेमिक। अब बैलेंस जो है स्टैटिक एंड डायनेमिक, अगर मैं बात करूं बैलेंस डिपेंड किस पर रहता है, डिपेंड किस पर रहता है? नंबर वन, ध्यान से सुनेंगे, नंबर वन जो है आपकी सीजी है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नंबर टू आपका बेस है। आपका बेस कैसा है? जो आपका बेस जिसको आप बोल सकते हैं सरफेस, जिसको आप बोलते हैं सरफेस। नंबर थ्री है हमारा हम बोल सकते हैं वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन या स्पेशल सेंस ऑर्गन, स्पेशल सेंस ऑर्गन। ये सीजी क्या है, उसका बेस सरफेस क्या है, और स्पेशल सेंस ऑर्गन वेस्टिबुलर नर्व है वो क्या कर रही है। उसके बाद और यहां पर लिख लेंगे आपका चौथा पॉइंट है इंडोलिम्फ फ्लूइड। इंडोलिम्फ फ्लूइड जो आपके कान में द्रव्य भरा रहता है, लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, वो एक अपने आप में बैलेंस में भूमिका निभाता है। तो बैलेंस जो है इन चीजों पर डिपेंड करता है, नोट कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट है हमारा तो यहाँ पर हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा और सॉल्व किया। मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए, अगर मेरे क्वेश्चंस का आप रिप्लाई देते हैं तो फिर मैं जल्दी आपसे मिलने वाला